कुछ देर पहले मूनलाइट रेल्म में तबाही के बाद खून के धब्बों को मिटाया जा रहा था। उसी रात जब कबीर और ड्यू को क्रिस्टल बॉल की फुटेज में वो चील और डार्क लिखा हुआ टैटू दिखाई दिया तो कबीर ने बिना एक पल गंवाए डीएच लैंड के लिए उड़ान भर ली। उसे यह खबर जल्द से जल्द अपने पिता को देनी थी। आधी रात का वक्त था। डीएच लैंड के सबसे सुरक्षित और गुप्त रॉयल चेंबर में राय फैमिली के सभी इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे। आज राय फैमिली सिर्फ डीएच लैंड की नंबर 1 फैमिली नहीं थी। डेविल यानी ध्रुवांश से हाथ मिलाने के बाद उनका रुतबा आसमान छू रहा था। अगर दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो डीएच लैंड, फैमिलिया, ई गेट और वो जंगली इलाका जहां मूनलाइट रेल्म मौजूद था, इन चारों को मिलाकर जो एक विशालकाय जमीन का टुकड़ा बनता था, उसे नॉर्थ कॉन्टिनेंट या ड्रैकमोरा कॉन्टिनेंट कहा जाता था। राय फैमिली का दबदबा अब इस पूरे कॉन्टिनेंट पर फैल रहा था। लेकिन दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसके सबसे पास में मौजूद था साउथ कॉन्टिनेंट, जिसे लोग वर्खाजान कॉन्टिनेंट भी कहते थे। भले ही डीमंस और क्षेत्रफल के मामले में वर्खाजान ड्रैकमोरा से छोटा था, लेकिन वहां इंसानों की आबादी भयानक रूप से ज्यादा थी। इसे इस तरह समझा जा सकता था कि जितनी जगह में ड्रैकमोरा में 20 लोग रहते थे, उतनी ही जगह में वर्खाजान में 100 लोग रहते थे। उनकी आबादी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स सीधे तौर पर हंटर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते थे। कुल मिलाकर 10 देशों के 10 हंटर चीफ थे और उन सबको रूल करने वाला सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर था। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में और भी कई ग्रैंड मास्टर्स थे, लेकिन वे सीधे तौर पर दुनिया के मामलों में दखल नहीं देते थे। वे अपनी साधना में लीन रहते थे। पूरी दुनिया की लगाम सिर्फ उसी एक ग्रैंड मास्टर के हाथ में थी। उसी समय वर्खाजान कॉन्टिनेंट के कैपिटल शहर में, यहां हंटर ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेस था, एक ऐसी इमारत जो बादलों को चीरती हुई ऊपर जाती थी। इमारत के सबसे ऊपरी माले पर एक बहुत ही विशाल और आलीशान ऑफिस में एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसका शरीर किसी 25 साल के मस्कुलर बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा गठीला और भयानक था। उसने एक महंगा ब्लैक सूट पहना हुआ था और वो अपने हाथ में एक सुलगता हुआ सिगार लिए किसी माफिया डॉन की तरह अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। ये वही सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। कुछ एम्परर लेवल के हंटर्स कांपते हुए अंदर आए। दुनिया में जिनकी इज्जत भगवानों की तरह होती है, वो एम्परर्स यहां घुटनों के बल बैठकर पसीना पहुंच रहे थे। ग्रैंड मास्टर, हमें हमें माफ कर दीजिए। हमारी 168वीं टीम, जिसमें 10 हीरो लेवल के हंटर्स थे, वो भी उस रहस्यमयी समंदर में गायब हो गई है। उनका सिग्नल टूट गया है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। ये सुनते ही क्रैक, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर की मुट्ठियां इतनी जोर से कसीं कि उनके हाथ का सिगार चकनाचूर हो गया। उनका ऑरा अचानक ऑफिस में फैल गया। वो ऑरा इतना भारी और दम घोंटू था कि वहां खड़े एम्परर लेवल के हंटर्स की सांसें अटक गईं, उनके घुटने जमीन में धंसने लगे। ग्रैंड मास्टर ने अपनी तेज आंखों से सामने दीवार पर लगे एक बड़ी सी दुनिया के नक्शे को देखा। वहां वर्खाजान और ड्रैकमोरा कॉन्टिनेंट दिख रहे थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर बहुत अच्छे से जानता था कि ये दुनिया का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। समंदर के उस पार और भी खतरनाक जगह हैं, और भी ऐसी रेसेस हैं जो इंसानों की सोच से परे की ताकत रखती है। उसने आज तक 168 टीमें उस पार भेजी थी। कई बार उन टीमों में उसने एम्परर्स और हाई लॉर्ड्स को भी भेजा था, लेकिन जो गया वो कभी वापस नहीं आया, चाहे वो पानी के रास्ते गया हो या हवा के। ग्रैंड मास्टर का मानना था कि इस धरती पर कहीं न कहीं कोई दिव्य शक्ति भी मौजूद है, और अगर उसका संपर्क उस शक्ति से हो गया तो सभी ग्रैंड मास्टर्स का वो आखिरी सपना, गॉड लेवल पर पहुंचने का सपना, सच हो सकता है। भेजते रहो, जब तक हमें उस डिवाइन का पता नहीं चलता, टीमें भेजते रहो। इधर ड्रैगमोरा कॉन्टिनेंट यानी डीएच लैंड में राय फैमिली की मीटिंग में माहौल बहुत ही गर्म था। वे अभी तक अपने नंबर 1 होने और ई गेट की जीत के जश्न में डूबे हुए थे कि आधी रात को कबीर आकर उनके होश उड़ा दिए। कबीर ने मेज के बीच खड़े होकर बिना कुछ छुपाए सबको बता दिया था, मूनलाइट पर हमला हुआ है, सैकड़ों मौतें हुई हैं। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राय फैमिली का एक सीनियर मेंबर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। ये कैसे हो सकता है? इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन पैदा हो गया जो लॉर्ड डेविल से पंगा ले सके? कबीर ने हिचकिचाते हुए अपनी नजरें नीची कर लीं। मैं खुद अच्छे से नहीं जानता, लेकिन वहां पर मेनली ये सब करने वाली 2 लड़कियां थीं जिनके पास सफेद पंख थे। डेमी ह्यूमंस उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो एंजल्स थीं। कबीर ने गहरी सांस ली। और मुझे शक है कि ये शायद वही लोग हैं जिन्हें हंटर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रैंड मास्टर्स सालों से ढूंढना चाहते हैं।
रॉयल फैमिली से होने की वजह से कबीर और राय फैमिली के कुछ सीनियर्स को पहले से पता था कि ग्रैंड मास्टर्स डिवाइन जीवों यानी गॉड्स या एंजल्स की तलाश में हैं। खासकर कबीर के दादा जो खुद एक ग्रैंड मास्टर थे, हालांकि वो कई सालों से किसी के सामने नहीं आए थे। सभी लोग कबीर की बात सुनकर कांपने लगे थे। ग्रैंड मास्टर्स की थ्योरी सच थी। डिवाइन बीइंग्स असल में मौजूद थे और उनका मूनलाइट यानी डेमी ह्यूमंस पर इस तरह से हमला करना बहुत खौफनाक था। सबको घबराता देख कबीर ने अपना हाथ मेज पर पटका। आप सभी शांत रहिए। असल में एंजल सेक्ट ने खुद अपने हाथों से कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक बैरियर बनाया था। हत्याएं किसी और से करवाई गई हैं। कबीर ने बहुत ही धीमे से वो नाम लिया। वो नाम सुनते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। राय फैमिली के कई सीनियर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। साफ था कि राय फैमिली भी उस निशान के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। कबीर के पिता विश्वास राय, जो अब तक शांत बैठे थे, उन्होंने अपनी चिन पर हाथ रखते हुए पूछा, कबीर, मुझे मूनलाइट के हालात की पूरी डिटेल दो। कबीर ने बताया कि प्रॉपर्टी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और सबसे बुरी बात ये, कबीर की आवाज भारी हो गई, उन मरने वालों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लॉर्ड डेविल के दिल के बहुत करीब थे। एक छोटा बच्चा जो मेरी टीम में था। कबीर ने अपने पिता को देखते हुए एक बहुत ही सीरियस सलाह दी। डैड, लॉर्ड डेविल इस वक्त गुस्से और दर्द से पागल हो चुके हैं। वो किसी भी वक्त एंजल सेक्ट पर जंग का ऐलान कर सकते हैं। डेविल ने हमेशा हमारा साथ दिया है। उन्हीं की वजह से आज हम डीएच लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की वजह से है। कबीर ने अपनी मुट्ठी भींची। इसलिए हमें अभी वहां जाकर डेविल का साथ देना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हम उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पर राय फैमिली के कुछ डरपोक लोग तुरंत बोल पड़े, पागल हो गए हो कबीर, ये एक बेकार आइडिया है। वहां कभी भी वो एंजल्स वापस आ सकती हैं, और अगर उन एंजल्स ने हमें डेविल के साथ देख लिया तो वो इंसानों को भी अपना दुश्मन समझ लेंगी। हम चींटियों की तरह कुचल दिए जाएंगे। ये सुनकर कबीर का खून खौल गया, लेकिन वहां ज्यादातर लोग, खासकर वफादार योद्धाओं का यही कहना था कि राय फैमिली कायर नहीं है। अगर हमें डेविल के लिए लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ेंगे। उनकी फैमिली में कई हीरो लेवल और हंटर लेवल के ताकतवर लोग थे। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से एक आवाज आई। ये उमंग था एम्परर। वो यहाँ एक एम्परर के नाते नहीं, बल्कि राय फैमिली के एक रिश्तेदार के नाते आया था। मैं तुम्हारी भावना समझता हूं कबीर, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। सभी उमंग की बात समझ रहे थे। वो एक एम्परर था। अगर उमंग ने अपनी सेना के साथ मूनलाइट का साथ देने का ऐलान कर दिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हंटर ऑर्गेनाइजेशन इसे बगावत मानेगी और डीएच लैंड के अंदर ही एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। तभी विश्वास राय अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनकी आवाज में एक राजा का रुतबा था। शांत हो जाओ सभी। कमरा तुरंत शांत हो गया। अभी के लिए मेरी आप सभी को यह आखिरी चेतावनी है कि जब तक लॉर्ड डेविल खुद न चाहे, इस कमरे की बात इस कमरे के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी ने भी ये बात लीक की तो मैं उस शख्स को खुद डेविल के पैरों में फेंक दूंगा मरने के लिए। विश्वास राय ने उमंग की ओर देखा। उमंग, मुझे पता है तुम डीएच लैंड के लिए लॉयल हो, लेकिन अभी तुम यहाँ एक एम्परर नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हो। इसलिए इस बात को ऐसे समझना जैसे तुमने कभी कुछ नहीं सुना है। उमंग ने इज्जत से हाँ में सिर हिला दिया। विश्वास राय नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि डेविल कमजोर पड़ा है या उसके अपनों को मारा गया है। ये बात दुनिया में डेविल के अजय होने के भ्रम को तोड़ सकती थी और उनके दुश्मनों को हौसला दे सकती थी। और अभी के लिए विश्वास राय ने अपना कोट पहनते हुए कहा, मैं और कबीर मूनलाइट जा रहे हैं। ऐसे ही विश्वास राय कबीर के साथ मूनलाइट रेल्म पहुंच गए। वहां के टेलीपोर्टर शेल्टर में कोई इंसान नहीं होता था, सिर्फ मूनलाइट के गार्ड्स होते थे। जैसे ही वे पहुंचे, विश्वास राय ने कबीर से कहा, कबीर, टेलीपोर्टर को अभी के लिए बंद करवा दो। मूनलाइट में अभी कोई भी बाहरी इंसान ना आए, यही बेहतर होगा। कबीर को वहां के गार्ड्स अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो ही उन्हें थोड़ी देर पहले यहां खड़ा करके गया था। कबीर ने उन्हें समझाया और गार्ड्स ने उसकी बात मानकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद विश्वास राय कबीर और अपने कुछ खास गार्ड्स के साथ मूनलाइट की मेन गेट की ओर जाने लगे। चलते चलते विश्वास राय की नज़र समंदर के किनारे वाले बीच पर गई। वहां दूर रेत पर दो लोग लेटे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। चेहरे कुछ जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन दूरी और चांद की कम रोशनी की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर अब एक हाई लॉर्ड बन चुका था। उसकी नज़रें इतनी तेज थीं कि वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ध्रुवांश के बालों पर बैठी चींटी को भी देख सकता था। कबीर ने जैसे ही देखा कि वो ध्रुवांश और आयत हैं, वो घबरा गया। डैड, रुकिए। कबीर ने विश्वास राय का हाथ पकड़ते हुए हड़बड़ा कर कहा, वो लॉर्ड डेविल और ब्लड क्वीन है। हमें उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो शौक में है। आप चलिए मेरे साथ अंदर। कबीर उन्हें समंदर की तरफ जाने से रोककर सीधे मेन गेट तक ले गया। वहां ड्यू खड़ा हुआ था। ड्यू ने विश्वास राय को देखकर इज्जत से सिर झुकाया, यानी ग्रीट किया।
और उन्हें मूनलाइट के अंदर एंट्री पास वाला कड़ा दे दिया। विश्वास राय ने बीच पर जली हुई उन सैकड़ों चिताओं की राख देखी थी। उन्हें समझ आ गया था कि मूनलाइट ने आज बहुत कुछ खोया है। विश्वास राय ने अपना दुख जताते हुए ड्यू से कहा, सर ड्यू, मुझे कबीर ने सब कुछ बता दिया है, ये भी कि वो हमलावर कौन थे। हम उसी पर चर्चा करने और आगे क्या करना है उसकी रणनीति बनाने आए हैं। हमें लॉर्ड डेविल को समझाना होगा। अगर उन्होंने गुस्से और दर्द में कोई गलत फैसला लिया तो शायद वो जीत भी जाएं, लेकिन चीज़ें बहुत ख़राब होती जाएंगी। ड्यू ने एक ठंडी सांस ली और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात समझता हूं मिस्टर राय, लेकिन लॉर्ड डेविल शायद ही अब किसी की सुनेंगे। लेकिन जितना मैं अपने मास्टर को जानता हूं, वो गुस्से में भी अपना दिमाग बहुत शातिर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हमें बस अपनी बात उनके सामने रखनी है, बाकी सब उनके फैसले पर छोड़ देते हैं। ड्यू उन्हें आसमान में उड़ते हुए आइलैंड यानी स्काई सिटी की तरफ ले गया। वहां मूनलाइट की पार्लियामेंट के विशाल मीटिंग चैम्बर में सभी इंपॉर्टेंट लोग इकट्ठा थे। चूंकि सुबह होने में अभी वक्त था, इसलिए उन्होंने डेविल के आने से पहले ही एक फॉर्मल मीटिंग शुरू कर दी, जिसमें यह तय किया जा रहा था कि डेविल को कैसे हैंडल करना है, कितना नुकसान हुआ है, शहर का डिफेंस कैसे रिकवर किया जाए आदि। प्रेजेंट टाइम। ध्रुवांश ने सुबह होते ही ड्यू को बुलाकर मीटिंग अरेंज करने को कहा था। अब ध्रुवांश, आयत और ड्यू तीनों एक साथ उस विशाल मीटिंग चैम्बर के दरवाजे पर पहुंच गए थे। दरवाजा खुला, ध्रुवांश अंदर दाखिल हुआ। लेकिन आज कुछ बहुत अलग था। ध्रुवांश ने अपना वो मास्क नहीं पहना हुआ था। ड्यू ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था और ना ही आयत ने, क्योंकि वो दोनों सच जानते थे। मूनलाइट की जो डेमी ह्यूमन लीडर्स वहां मौजूद थे, वो भी पहले ही जान चुके थे कि ध्रुवांश ही डेविल है, इसलिए उन्होंने भी इज्जत से सिर झुका लिया। लेकिन विश्वास राय के लिए सामने दरवाजे से अंदर आने वाला शख्स सिर्फ ध्रुवांश था, उनके बेटे का दोस्त। विश्वास राय ने ध्रुवांश को देखकर हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ध्रुवांश बेटा, विश्वास राय ने अपनी कुर्सी से थोड़ा उठते हुए कहा, तुम यहां अंदर कैसे आ गए? ये मीटिंग चैम्बर है। कबीर, जो अपने पिता के पीछे खड़ा था, उसने ध्रुवांश को आंखों से इशारा किया कि भाई, आपने मास्क नहीं पहना है, डैड को नहीं पता। लेकिन ध्रुवांश को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रात को समंदर किनारे बैठकर ही सोच लिया था कि अब वो पूरी तरह राय फैमिली पर भरोसा कर सकता है। कबीर ने ई गेट की रेड में खुद को साबित कर दिया था। ये तय हो चुका था कि राय फैमिली अब उसकी छोटी बहन ईशा का घर बनने वाली है। ध्रुवांश ने कबीर को इसी दिन के लिए ट्रेन किया था, राय फैमिली को पावर दी थी। अब उनके बीच का पर्दा हटाने का वक्त आ गया था। ध्रुवांश चलते हुए बिल्कुल मीटिंग टेबल के हेड पर गया। वहां एक विशाल काले और सोने की नक्काशी वाला सिंहासन रखा हुआ था। ये वो कुर्सी थी जिस पर सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड डेविल बैठ सकता था। ध्रुवांश के बिना हिचकिचाए उस सिंहासन पर अपनी पीठ टिका दी और बहुत ही रौब से बैठ गया। उसने कबीर को देखा, जो पसीने से नहा चुका था। कबीर समझ गया कि ध्रुवांश अब अपने पिता से अपना राज नहीं छुपाने वाला। विश्वास राय के माथे पर तो जैसे पसीने की बाढ़ आ गई। उनका दिल धक धक करने लगा। वो ध्रुवांश को डेविल की कुर्सी पर बैठे देखकर इतना डर गए थे कि उन्हें लगा अभी मूनलाइट के गार्ड्स इस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो इस बेवकूफ लड़के को बचाने के लिए तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। ध्रुवांश के बेटा, विश्वास राय की आवाज़ घबराहट से कांप रही थी। वो हाथ हिलाकर उसे उठने का इशारा करने लगे। वो लॉर्ड डेविल की जगह है, वहां से उठो जल्दी। अगर उन्होंने देख लिया तो ये उनकी बहुत बड़ी डिसरेस्पेक्ट मानी जाएगी। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विश्वास राय की हालत देखने लायक थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां खड़े ड्यू, एल्डर एल और आयत सब बिल्कुल शांत हैं और किसी ने ध्रुवांश पर हमला नहीं किया, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये सब इसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? ध्रुवांश ने अपने पैर एक दूसरे के ऊपर रखे। उसने बहुत ही शांत लेकिन एक सुप्रीम गॉड वाली भारी और खतरनाक आवाज में विश्वास राय की आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं ही हूं। विश्वास राय की सांसें अटक गईं। तभी कबीर ने अपने पिता के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। कबीर ने एक नर्वस लेकिन गर्व भरी स्माइल के साथ कहा, डैड रिलैक्स, ध्रुवांश भाई ही लॉर्ड डेविल हैं। विश्वास राय की आंखें सचमुच उनके सॉकेट से बाहर आने को हो गई। उनका जबड़ा जमीन को छूने लगा। ध्रुवांश, ये 20 साल का लड़का, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान, लॉर्ड डेविल है। क्या होगा अब? विश्वास राय का क्या रिएक्शन होगा? और ध्रुवांश एंजल सेक्ट से बदला लेने का क्या खौफनाक प्लान बनाने वाला है? कौन है वो टैटू वाले लोग? कहानी अब एक बहुत ही एपिक माइंड गेम में बदलने वाली है। मूनलाइट रेल्म का वो विशाल पार्लियामेंट चैम्बर। कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त ने अपनी सांसें रोक ली हों। जैसे ही कबीर ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा,
डैड रिलैक्स, ध्रुवांश भाई ही लॉर्ड डेविल हैं। विश्वास राय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में जैसे हजारों सायरन एक साथ बजने लगे। उन्होंने अपनी फटी हुई आंखों से उस 20 साल के लड़के को देखा जो दुनिया के सबसे खौफनाक और ताकतवर सिंहासन पर एक राजा की तरह पैर पर पैर रखे बैठा था। ध्रुवांश, वो लड़का जो एक आम हंटर के तौर पर रहता है, वो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा रक्षक है। विश्वास राय को चक्कर सा आने लगा। उनका शरीर कांप रहा था। वो आखिरकार हार मानते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्रुवांश बेटे, विश्वास राय ने अपनी घबराई हुई आवाज में कहा, ये सब कब, कैसे, क्यों? मेरा मतलब है लॉर्ड डेविल, आप। ध्रुवांश ने अपनी ठंडी आंखों से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी मासूम वाली मुस्कान नहीं थी। आप मुझे यहां भी ध्रुवांश बुला सकते हैं अंकल, ध्रुवांश ने एक धीमी लेकिन इज्जत भरी आवाज में कहा। विश्वास राय ने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं, आप जब मुझे अकेले में या मूनलाइट से बाहर मिलते हैं तब आप मेरे लिए जरूर ध्रुवांश होगे, लेकिन यहां इस सिंहासन पर आप लॉर्ड डेविल हैं और मेरे हिसाब से एक सुप्रीम लॉर्ड को किसी इंसान के सामने इतना नरम होने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुवांश कुछ बोलता कि उससे पहले ही चेंबर का भारी सोने का दरवाजा खुला। कड़ाक! दरवाजे से कुछ सैनिक अंदर आए। उनके बीच में लकी था। लकी के हाथों में अभी भी मूनलाइट की वो हास जादुई हथकड़ियां बंधी हुई थीं जो उसकी एनर्जी को निचोड़ रही थीं। लकी के चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। कमरे में मौजूद लकी के दादा, उसका बड़ा भाई, तीनों महान कारीगर हडसन, रिकार्डो, जैक, सब उसे दर्द और गुस्से से देख रहे थे। लकी मूनलाइट का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, मूनलाइट का गौरव था। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर लकी ने सिल्वी का साथ क्यों दिया। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि लकी अपनी जान दे सकता है, लेकिन लॉर्ड डेविल को कभी धोखा नहीं दे सकता। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी या राज था। ध्रुवांश ने लकी की हथकड़ियां खोलने का कोई इशारा नहीं किया, लेकिन उसने अपनी उंगली से लकी को उसी की वाइस प्रेसिडेंट वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। लकी ने बिना कुछ बोले सिर झुकाए हुए उस कुर्सी पर अपनी जगह ली। ध्रुवांश, जो अब बाहर से शांत लग रहा था लेकिन अंदर से एक ज्वालामुखी था, ने लकी को देखा। मुझे पता है लकी, तुम निर्दोष हो, ध्रुवांश ने मन ही मन कहा। तुमने जो भी किया सोच समझकर मूनलाइट की भलाई के लिए ही किया होगा, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो, कुछ बहुत खतरनाक, और मुझे वो जानना है। ये सोचते हुए ध्रुवांश ने आखिरकार पूछ ही लिया, लकी, मूनलाइट के रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें अपनी सफाई देने का आखिरी मौका दे रहा हूं, तो कहो तुम अपनी इस गद्दारी के बारे में क्या कहना चाहते हो? लकी ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। माफ करना लॉर्ड डेविल, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। आप जो सजा चाहे मुझे दे सकते हैं, मुझे मौत भी मंजूर है। ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने लकी को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, तो तुम्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, एक लफ्ज भी नहीं? लकी ने हाँ में सिर हिलाया। लॉर्ड डेविल, मैंने क्यों किया, क्या किया, ये मायने नहीं रखता। सच तो यही है ना कि मेरी ही वजह से मेरा छोटा भाई अर्नब और मेरे कई साथी सैनिक मारे गए। अगर मैं उस वक्त ड्यू को अपने साथ एनर्जी फील्ड में कैद करके ना रखता तो हम बहुत से लोगों को बचा सकते थे। मैं मुजरिम हूं। ध्रुवांश ने लकी की आंखों में वो ग्लानि देख ली थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और हाँ में सिर हिलाया। ठीक है लकी, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन तुम्हारी सजा तय करने से पहले मैं यहां मौजूद सभी लोगों को एक बात बता दूं। ध्रुवांश अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसका डिवाइन ऑरा कमरे में फैल गया। मैं उस एंजल सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, जड़ से मिटा दूंगा, और मैं बहुत जल्द वहां जाने वाला हूं। यह सुनते ही जो ड्यू पीछे ही खड़ा था, उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखते हुए एक वफादार सैनिक की तरह कहा, मास्टर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन पाखंडियों का खून मैं अपने हाथों से बहाऊंगा। ऐसे ही वहां बैठे मूनलाइट के बाकी लीडर्स भी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। वे सब जानते थे कि वहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। फिर भी वे चिल्लाए, हम भी जाएंगे, लॉर्ड डेविल की जय, हम भी जाएंगे। आयत, जो ध्रुवांश के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी, उसने भी अपना खंजर निकालते हुए कहा, मैं भी साथ हूं आपके ध्रुवांश, मेरे होते हुए कोई भी आपको छू भी नहीं पाएगा। ये सब अंधी भक्ति और पागलपन देखकर लकी को अचानक बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो सबको बारी बारी से हैरानी और गुस्से से देखने लगा। ये सब पागल हो गए हैं क्या? ये नहीं जानते वो एंजल्स क्या चीज है? तभी एल्डर रैल ने अपने अनुभवी और शांत लहजे में कहा, माफी चाहता हूं लॉर्ड डेविल, लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे गुस्से में आकर हम सीधे एंजल सेक्ट पर हमला नहीं कर सकते। वो एक डिवाइन सेक्ट है। उन पर सीधे तौर पर भगवान की कृपा है। उनकी ताकत हमारी सोच से भी परे है। विश्वास राय ने भी पसीना पोंछते हुए सहमति में सिर हिलाया। मैं सर रैल की बात से पूरी तरह सहमत हूं।
ये सुसाइड होगा। तभी ध्रुवांश ने लकी के चेहरे के बदलते हुए भावों को नोटिस कर लिया था। ध्रुवांश ने तुरंत एक चाल चली। उसने सबको देखते हुए कड़क आवाज में ऐलान किया, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही जाऊंगा, अकेला। ये सुनते ही लकी के सब्र का बांध टूट गया। वो घबराते हुए अपनी जगह से उछल पड़ा और चीखा, नहीं भाई, आप नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। ध्रुवांश ने उसे घूरते हुए अपना पारा बढ़ाते हुए कहा, तुम मेरी पावर पर शक कर रहे हो लकी, और अभी तुम्हें अपनी राय देने की इजाजत नहीं है, चुप बैठो। ये सुनकर लकी जल्दी से अपनी कुर्सी पीछे करते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, लकी रोते हुए चिल्लाया। मैं आपको सच बताता हूँ लॉर्ड डेविल, मैं वहां से गुजर रहा था, तभी मैंने लेडी सिल्वी को देखा। वो कहीं जा रही थी। उनका पीछा करने पर मैंने देखा कि वो एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके बैरियर बना रही थी। बाद में मैं उनके पास गया और उन्हें रोका भी। मैंने उनसे वजह पूछी, वो कुछ बता नहीं रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लकी का सच सुन रहे थे। लकी ने कांपते हुए आगे बताया, लेकिन लेडी सिल्वी ने रोते हुए मुझे इतना बताया कि भले ही वो दोनों एंजल्स इतनी पावरफुल नहीं थी कि हमें हरा सके, लेकिन उनका जो सुप्रीम लीडर है देवराज, वो इतना पावरफुल है कि कोई भी जीव शायद ही उनके सामने खड़ा रह पाए। सिल्वी ने कहा कि अगर वो लीडर खुद यहां आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मूनलाइट राख बन जाएगा। लकी ने अपना सिर ध्रुवांश के पैरों में रख दिया। मैं सिर्फ आपको उस अनजान और ईश्वरीय खतरे से बचाना चाहता था भाई। लेडी सिल्वी ने मुझे अपनी कसम दी थी। उन्होंने कसम दी थी कि मैं आपको इन सब से दूर रखूं, आपको एंजल सेक्ट ना आने दूं। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी वजह से मूनलाइट तबाह हो गया। ध्रुवांश ने लकी को देखा। उसके दिल में लकी के लिए कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। मैं इसको सच मान भी लूं लकी, तो भी तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ध्रुवांश ने ठंडी आवाज में कहा। तुम एक वाइस प्रेसिडेंट थे, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे बचाने की नहीं, पूरे मूनलाइट को बचाने की थी। तुम सही डिसीजन नहीं ले पाए। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। पर एंजल सेक्ट को तो खत्म होना ही होगा। ध्रुवांश की आंखों में आग थी। पर उससे पहले ये बताओ कि कुछ पता लगा कि वो नकाबपोश लोग कौन थे जिन्होंने सच में हमारे लोगों का खून बहाया था? ये सवाल सुनते ही कबीर, ड्यू और सभी लीडर्स के चेहरे एकदम से और भी ज्यादा गंभीर हो गए। कबीर धीरे से आगे आया और बोला, भाई वो हमने पूरे मूनलाइट की क्रिस्टल फुटेज चेक कर ली है। हमें पता लग गया है कि एंजल सेक्ट वालों ने खुद अपने हाथों से हमला नहीं किया। उन्होंने ये गंदा काम कुछ इंसानों से करवाया है और वो लोग एंजल सेक्ट से नहीं है। ये सुनकर ध्रुवांश ने कबीर को देखते हुए पूछा, कौन थे वो? कबीर हिचकिचाते हुए बोला, पक्के तार पर तो नहीं कह सकता भाई, लेकिन फुटेज में उनके एक लीडर के गर्दन पर डार्क कट टैटू था और मैं उस टैटू और उस शख्स की फाइटिंग स्टाइल को पहचान गया हूं, तो शायद बाकी के लोग भी उसी के साथ ही हों। ध्रुवांश फिर से आगे की तरफ झुका। उसकी आवाज में एक बर्फीली खामोशी थी। कौन थे वो कबीर? उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। कबीर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वो फमिलिया का हंटर चीफ था। फमिलिया, डीएच लैंड का पड़ोसी और ड्रैकोमोरा कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश। ये नाम सुनते ही ध्रुवांश की मुट्ठियां इतनी जोर से कसीं कि उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। वो एकदम से शांत हो गया और फिर अचानक से ध्रुवांश जोर जोर से एक बहुत ही डरावनी और शैतानी हंसी हंसने लगा। सब उसे ही देख रहे थे। किसी के शरीर में हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। तभी ध्रुवांश ने हंसना बंद किया और सभी को अपनी खूनी नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुम सभी की एंजल सेक्ट को लेकर चिंता समझ सकता हूं। तुम लोग नहीं चाहते कि हम अभी उनसे उलझे, क्योंकि उनके पास डिवाइन ताकत है। ध्रुवांश ने अपनी डेमन सेज तलवार जमीन पर पटकी। लेकिन फमिलिया के हंटर चीफ ने खुद अपने हाथों से मेरे लोगों का खून बहाया है। उसकी कीमत तो उन्हें अपने खून के एक एक कतरे से चुकानी होगी। फमिलिया को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ध्रुवांश ने अपना मास्टर प्लान बताया। पहले हम फमिलिया को राख करेंगे, फिर हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे और एंजल सेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। जैसे ही हमको सब पता चल गया और हमारी ताकत उनका सामना करने लायक हो गई, तो उन पंखों वाले कीड़ों को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ध्रुवांश दांत पीसते हुए मन में कह रहा था, ये 2 कौड़ी के एंजल सेक्ट वाले, जब मैं गॉड रुद्र था तो ये मेरे सामने सर तक नहीं उठा पाते थे, और आज देखो ये मनमानी करने पर उतर आए हैं। इन्हें इनकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी।
तभी विश्वास राय, जो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझते थे, ने अपना पसीना पूंछते हुए कहा, माफी चाहता हूं लॉर्ड डेविल, पर एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, अगर फमीलिया के किसी आम इंसान को मारना होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप फमीलिया देश या फमीलिया के हंटर चीफ पर सीधे हमला करेंगे तो हंटर ऑर्गेनाइजेशन शांत नहीं बैठेगी। विश्वास राय ने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वर्खाजान कॉन्टिनेंट में फाइटर्स की कोई कमी नहीं है। वहां एम्परर लेवल और उससे ऊपर के भी खूंखार फाइटर्स मौजूद हैं। आपकी पावर को देखकर और फमीलिया के हंटर चीफ की गलती को सुनकर शायद वो सीधा हमला ना करें, लेकिन फमीलिया के चीफ के मरते ही हंटर ऑर्गेनाइजेशन वहां अपना कोई बहुत ही पावरफुल एलिमेंटल लेवल का पपेट फाइटर बिठा देगी, जो हमारे लिए और भी बुरा होगा। वर्खाजान हमेशा से हमारे ड्रैकोमोरा कॉन्टिनेंट पर कब्जा चाहता है। उनकी एंट्री होते ही काफी कुछ बिगड़ जाएगा। ये सुनकर ध्रुवांश थोड़ी देर सोच में पड़ गया। वो गुस्से में था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अभी वो इंसानी शरीर में इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि अकेला पूरी सुप्रीम हंटर ऑर्गेनाइजेशन के एम्पेरर्स और ग्रैंड मास्टर से भिड़ सके। हालांकि आयत और मूनलाइट की मदद से ये आसान हो सकता था, लेकिन फिर उनके पास से भी ग्रैंड मास्टर्स आ जाएंगे और उन सभी का एक साथ सामना करना सिर्फ मूनलाइट का नुकसान ही करेगा। तभी ध्रुवांश के चेहरे पर एक बेहद शातिर मास्टरमाइंड वाली विलन स्माइल आ गई। तो क्या हो? ध्रुवांश ने अपनी उंगलियों का पिरामिड बनाते हुए कहा, अगर हम हंटर ऑर्गेनाइजेशन को ही ड्रैकोमोरा कॉन्टिनेंट से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकें तो? सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या? ध्रुवांश ने अपना मास्टर प्लान खोलना शुरू किया। सुनो ध्यान से, ई गेट पहले से बर्बाद है। उनके पास कोई लीडर नहीं है, और अगर फमीलिया पर भी वैसा ही भयानक हमला हो जो मैं करूंगा और वहां का हंटर चीफ मारा जाए, फमीलिया के आम लोग खतरे में हों, लेकिन वर्खाजान कॉन्टिनेंट से कोई मदद ना आए, और उस वक्त डीएच लैंड के लोग फमीलिया की मदद करने पहुंचे। ध्रुवांश की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वही डीएच लैंड के हंटर्स जिन्होंने अभी ई गेट में अपनी ताकत दिखाई थी। अगर हम फमीलिया के लोगों को बचाएं तो फमीलिया की जनता हमारे साथ हो जाएगी, और इस तरह हम बिना किसी जंग के बहुत आसानी से फमीलिया को हासिल कर लेंगे और ड्रैकोमोरा कॉन्टिनेंट पूरी तरह आजाद हो जाएगा। तभी एल्डर रेल ने कुछ सोचते हुए एक अड़चन बताई, पर मास्टर, ई गेट की हंटर चीफ जो अभी डीएच लैंड में ही शरण लिए हुए है, और खुद डीएच लैंड का हंटर चीफ, वो दोनों सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन से बगावत करके इस पॉलिटिकल गेम में नहीं पड़ेंगे। ध्रुवांश ने एक और चालाक हंसी हंसी, वो जरूर पड़ेंगे। उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। ध्रुवांश ने विश्वास राय को देखकर कहा, मिस्टर राय, आप ब्लड क्वीन और एल्डर रेल के साथ जाकर तुरंत ई गेट और डीएच लैंड के हंटर चीफ से सीक्रेट मीटिंग करो। उनको सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन की गुलामी छोड़कर अपने देश का यानी ड्रैकोमोरा का साथ देने को बोलो। उन्हें याद दिलाओ कि डेविल ने उनकी ई गेट में कितनी मदद की है। ध्रुवांश ने अपनी उंगली मेज पर ठोकते हुए कहा, और साथ ही उनको बता दो कि फमीलिया ने हमारे मूनलाइट पर क्या किया है। मैं उन दोनों चीफ्स को अच्छे से जानता हूं। वो अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अभी के समय में राय फैमिली और मूनलाइट के रुतबे को देखते हुए शायद ही कोई हो जो आपको मना करने की हिम्मत कर सके। साथ में उन्हें यह भी बता देना कि डेविल इंसानों की जमीन पर कभी कब्जा नहीं करेगा, उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए। विश्वास राय ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, यह थोड़ा मुश्किल और रिस्की है, लेकिन हाँ, ये तरीका 100% काम कर सकता है। ध्रुवांश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो दोस्तों, अभी के हालात को देखते हुए मूनलाइट में बाहरी लोगों की एंट्री बैन है। अब से मेन सिटी में किसी भी इंसान की एंट्री नहीं होगी बिना इजाजत के। ध्रुवांश ने मूनलाइट का फ्यूचर सेट करते हुए कहा, हम एक नया जादुई गेट बनाएंगे जो सीधा डीएच लैंड में जाकर खुलेगा। जो न्यू सिटी हमने बनाई है उसको स्काई सिटी और ब्लडबून सिटी से दूर और अलग रखा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर होगा जो इंसानों को इस तरफ यानी मेन सिटी में आने से रोकेगा। ध्रुवांश ने लकी की ओर देखा, यहाँ मेन सिटी में आने के लिए मेरी या वाइस प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को वोटिंग राइट्स दे रहा हूँ। उनके वोट से डिसाइड होगा कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। ये बोलकर वो आयत की ओर देखते हुए बोला, ब्लड मून सिटी के पास 3 वोट होंगे, खुद ब्लड क्वीन का, एल्डर रेल का और सेकंड एल्डर का। फिर उसने ड्यू की तरफ देखा। वहीं स्काई सिटी के पास 5 वोट होंगे, हडसन, रिकार्डो, जैक, ड्यू और लकी। लकी ने झटके से अपना सर उठाया। उसकी आंखें हैरानी और आंसुओं से भर गईं। लॉर्ड डेविल अभी भी मुझे मूनलाइट का एक हिस्सा मान रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लकी ने मन में सोचा। ध्रुवांश ने आगे कहा, लेकिन अभी के लिए लकी के वोट उसके दादा यानी मुखिया ही संभालेंगे, जब तक उसकी सजा डिसाइड नहीं होती।
फिर ध्रुवांशनी राय फैमिली की तरफ देखा। राय फैमिली भी अब से मूनलाइट का एक अटूट हिस्सा है, इसीलिए 3 वोट उनके पास भी होंगे, विश्वास राय, कबीर राय और ईशा राय। ये सुनते ही कबीर पहले तो हैरान हुआ और फिर एक बहुत ही खुशी और ब्लश वाली मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसके गाल लाल हो गए। ध्रुवांश भाई ने ईशा को भी शामिल किया, मतलब हमारी फैमिली एक ही है। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश ने उसे घूर कर देखा, कबीर तुरंत अपनी हंसी छिपाते हुए सीधा होकर बैठ गया। सॉरी भाई, ध्रुवांश ने आखिरी और खौफनाक प्लान बताया। जैसे ही हमारे प्लान का फर्स्ट स्टेज यानी चीफ्स को मनाना पूरा होगा, मैं, ड्यू, एल्डर रेल, ब्लड क्वीन, हम सब मिलकर फमीलिया पर एक विनाशकारी हमला करेंगे। ध्रुवांश की आंखों में एक शातिर चमक थी। मूनलाइट का गेट इस दौरान बंद रहेगा और साथ ही मेरा एक क्लोन ध्रुवांश के रूप में कबीर और बाकी के एम्परर सक्सेसर्स माही, अनिकेत, विवेक के साथ दुनिया को दिखाने के लिए हमें यानी डेविल को रोकने फमीलिया आएगा। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सभी सक्सेसर्स अच्छे से जानते होंगे कि उनको बस पैक्टिंग करनी है। मेरा क्लोन सभी दुनिया के सामने मुझसे यानी डेविल से डील करेगा और उन सभी इंसानों की नजरों में इंसानियत का सेवियर बन जाएगा। इस तरह ध्रुवांश हीरो बन जाएगा और डेविल अपना बदला भी ले लेगा। फिर सुप्रीम हंटर ऑर्गेनाइजेशन चाहकर भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। ये मास्टरमाइंड प्लान सुनकर सभी लीडर्स के चेहरे पर एक खौफनाक लेकिन इज्जत भरी मुस्कान आ गई। ये बच्चा गॉड है या साक्षात शैतान, विश्वास राय ने मन में सोचा। तभी ड्यू जो पीछे खड़ा था, उसने धीरे से झुकते हुए पूछा, मास्टर, वो जो एंजल बैरियर शहर के बाहर लगा है, उसका क्या करना है? मैंने उसे ये सोचकर नहीं तोड़ा था कि शायद फमीलिया के लोग एक बड़ी आर्मी के साथ वापस आएंगे तो वो बैरियर उन्हें रोक लेगा, ध्रुवांश ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अभी के प्लान के हिसाब से हम उनके वापस आने से पहले ही उनके खुद के घर में घुसकर उन्हें खत्म कर देंगे। तो उस बैरियर को हटा दो और उस एंजल क्रिस्टल को सेफ रखना, मैं उसको बाद में खास तरीके से देखूंगा। ड्यू ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ और जरूरी चीजों पर बात करने के बाद मीटिंग खत्म हुई। कुछ देर बाद कबीर और ध्रुवांश उस उड़ते हुए स्काई सिटी के आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए थे। हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। सामने नीचे जहां तक नजर जा रही थी, न्यू सिटी दिखाई दे रही थी जहां इंसान रह सकते थे। ये सिटी काफी गहराई में थी, जबकि स्काई सिटी और ब्लड मून सिटी काफी ऊंचे इलाके में थे जहां आम इंसानों का आना आसान नहीं था। तभी ध्रुवांश ने बहुत ही धीरे से एक बड़े भाई की तरह कहा, कबीर, तुम अब मेरा सच बहुत अच्छे से जान गए हो। तुम समझ गए होगे कि मैं कितनी खतरनाक और खतरों से घिरी हुई डबल लाइफ जी रहा हूं और आने वाले टाइम में मैं इससे भी ज्यादा बड़े और गॉडली थ्रेट से उलझने वाला हूं। ध्रुवांश ने मुड़कर कबीर की आंखों में देखा। अब से ईशा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कबीर का दिल एक धड़कन छोड़ गया। ध्रुवांश ने आगे कहा, याद रखना कबीर, वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, वो डेविल की बहन है। अगर उसे एक खरोंच भी आई ना, तो मैं उस जगह से इंसानियत का नामो निशान खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें ताकतवर बनने में मदद की, तुम्हारी फैमिली को पूरे ड्रैकोमोरा में सबसे मजबूत बनाया, तो अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। क्या तुम कर पाओगे? कबीर ने अपनी मुट्ठियां कसी। उसके चेहरे पर अब कोई बचपना नहीं था। वो एक हाई लॉर्ड और एक रक्षक के तौर पर खड़ा था। उसने हाँ में सर हिलाते हुए एक अटूट कसम खाते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए ध्रुवांश भाई, जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद बाकी है, ईशा पर कोई आंच नहीं आ सकती। मैं सब संभाल लूंगा। और इसी कसम के साथ एक बहुत बड़े और खूनी ग्रेट वॉर की नींव रखी जा चुकी थी।